वेलकम बैक बच्चों। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछली टॉपिक जो थी उसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इमेज formation by concave mirror. Okay, we will study image formation by concave mirror. So let me tell you something about concave mirror. You remember that it is like this, पेंटेड आउटसाइड, है ना, याद होगा आपको। इसको बाहर से पेंट किया जाता है और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है इसको हम पोल कहते हैं। ये टर्म हमने पढ़ी थी। ये पोल है। ओके, लाइट स्ट्राइक करी है पोल पर। आपको याद होगा पोल पर जो लाइट स्ट्राइक करती है, ओके, तो वो उसी तरह से वापस चली जाती है। देखिए, आपने जब भी बनाना है आपने एक लाइन बनानी है। मैं इसको सीधे करने के चक्कर में डबलिंग हो रही है मेरे से, लेकिन मैं तो रफ बना रहा हूँ और मेरा ये चलेगा, आपका नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है एक बार में पेंसिल से। इस तरह से आपने ड्रॉ कर देना, मतलब आप एक स्केल लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और लाइट। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी से रेज आती हैं, ऐसे इन्फिनिटी से रेज आती हैं। ओके, स्ट्राइक करती हैं मिरर को और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, है ना। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दे स्ट्राइक, okay, and then reflect, and after reflecting they pass through a point which is known as principal focus. Hope you remember, मैंने अभी पीछे आपको ये पिछले लेक्चर में ये बताया था कि सारी रेज ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल होंगी और इसी के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आपको याद होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लाई करता है। मैंने आपको ये भी बताया था P से F का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही C से F का डिस्टेंस होता है। P से F अगर 5 सेंटीमीटर लेंगे तो C से F भी आप 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि एक रिलेशन है R और F के बीच में, स्मॉल f के बीच में, फोकल लेंथ के बीच में। कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस स्मॉल f, यानी कि डबल होता है। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर में टोटल 6 पोजीशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की। तो पहली पोजीशन में क्या है, केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां प्लेस किया गया, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज कहां पर बनेगी, पोजीशन इमेज है एट F। किस पर बनेगी, F के ऊपर बनेगी। ओके, लाइट स्ट्राइक करिए, रिफ्लेक्ट हो रही है और F से पास करिए, कैपिटल F से। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा, ये आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ये रियल होगी। और जो इमेज रियल होगी वो भी आपने याद रखनी है कि वो इन्वर्टेड भी होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि वो नीचे की तरफ बनेगी। आगे जब फिगर्स बनेंगी तो आपको अपने आप वो दिखाई दे जाएंगी। इमेज जो है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ होगा, इमेज जो है नीचे की तरफ होगी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। रियल है, इन्वर्टेड है, और इसमें एक और बात है, ये हाईली डिमिनिश्ड है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इतनी स्मॉल है कि डॉट की फॉर्म में हमें दिखाई भी नहीं दे रही। ये केस 1 है। तो केस 1 में क्या हुआ, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं
ये सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पर पैरेलल नहीं बनी है, मैं रफ बना रहा हूँ, आपने रफ नहीं बनाना है। आपने बनाने के लिए एक स्केल का यूज़ करना है, एक पेंसिल का यूज़ करना है। और ये जो मैंने 5 रेस बनाई हैं, आपको भी कम से कम 5 रेस बनानी चाहिए। स्कूल में कई जगह पर 3 रेस से ही काम चला देते हैं, बीच वाले रे को प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 रेज आप बनाइए, ये 1 2 3 4 5, बीच वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगी और लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से पास करेगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करेंगे केस 2। केस 2 क्या है वो देख लीजिए आप। केस 2 में वैसे ही, ठीक है जी, लाइट स्ट्राइक करेगी, आपको याद होगा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पोल है, वाह सीधी बन गई है। लाइट स्ट्राइक्स, और जब पोल को स्ट्राइक करेगी तो वापस निकल जाएगी। मैंने आपको ये स्पेशल कंडीशन बताया था कि पोल के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे को हम बोलते हैं, पोल के ऊपर स्ट्राइक करने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, स्ट्राइक करके ये उसी रास्ते वापस चली जाती है। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट जो है आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड center of curvature. The object is placed beyond center of curvature. So the light strikes, I'm sorry, टेढ़ी हो गई थी लाइट। लाइट स्ट्राइक्स, ये रे ऑफ लाइट जो है ये स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके इसको रिफ्लेक्ट होना है। और आपको याद होगा मैंने कहा था रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ से पास करती है? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये है प्रिंसिपल फोकस। ये ऑब्जेक्ट है, इसको ए बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह से है, लाइट स्ट्राइक करेगा, ओके, और लाइट स्ट्राइक करके यहाँ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके, रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ से पास कर रही है? प्रिंसिपल फोकस से। ओके जी, ये तो एक हो गया। लेकिन याद रखिए इमेज की फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर सारी स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही थी और एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही थी प्रिंसिपल फोकस पर, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही थी वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन हुई। आपने देखा होगा पोजीशन ऑफ इमेज जो है हमने एट एफ ही लिया था, ओके, पोजीशन ऑफ इमेज हमने एट एफ ही लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा वो देखने वाली बात है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ओके, लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी। अब दूसरा बनाना है, दूसरी रे बनानी है। तो दूसरी रे बनाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो तरीका ये होता है कि आप ए को सी के साथ जोड़कर ना यहाँ से एक रे को जाने दीजिए, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको फिर मिरर को ना एक्सटेंड करना पड़ेगा और सी से पास होकर जाने वाली जो रे होती है ना वो स्ट्राइक करके उसी रास्ते वापस चली जाती है। तो जहाँ पर वो ये दोनों रेज मतलब ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होने वाली है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं, वी कॉल इट, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहाँ पर आप परपेंडिकुलर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाएंगे तो वो इमेज होगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बना रहा, मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया पहला तरीका क्या है कि आप सी से ही रे को पास करने दें, इस मिरर को एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर टकरा कर ये उसी रास्ते वापस चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, सी से मत पास कीजिए, एफ से पास कीजिए। ठीक है जी, जब एफ से पास करेंगे तो देखिए क्या होगा, स्केल का यूज़ कीजिए। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे बार बार डायरेक्शन देखिए चेंज करना पड़ रहा है, इसका सीधी नहीं बन रही थी। तो लाइट स्ट्राइक करेगी, ओके, ये सीधी नहीं बनी है, आपको सीधा बनाना है इसको इस तरह से, ओके। लाइट स्ट्राइक्स एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर और यहाँ पर आप, ठीक है जी। ठीक है,
तो लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो इमेज की फॉर्मेशन होगी ना, इसकी पोजीशन देखिए क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस। इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इट इज़ बिटवीन सी एंड एफ। इट इज़ बिटवीन, हम क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वो भी देखने वाला चीज़ है। इसका नेचर क्या होगा, देखिए ये नीचे की तरफ बन रही है तो ये इन्वर्टेड है ना। मैंने आपको बताया था अगर इन्वर्टेड होगी तो वो रियल भी होगी, ये रियल है। और एक और बात बता दूं, इस इमेज, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होगा। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे ना, फ़र्क कम होता जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, इनके हाइट में का डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा। ज़्यादा इसमें पता नहीं लग रहा क्योंकि मैंने रफ बनाया हुआ है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज when compared to the object, the size of the object। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। हाँ, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं तो यहाँ पर रफ बना रहा हूँ, आपने रफ नहीं बनाना है। आपने यहाँ पर स्केल का यूज़ करना है और उसकी हेल्प से ही आपने ये काम जो है वो करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम केस 3 स्टडी करते हैं। केस 3 क्या है वो देखते हैं। केस 3 में कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, यहाँ पर स्ट्राइक करके ये वापस आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। पिछली बार फर्स्ट केस में इन्फिनिटी में था, फिर हमने सी के इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, यानी कि सी के थोड़ा सा आगे। अब हम सी के ऊपर रखेंगे। लाइट स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लाइट स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी। अब दूसरी रे बनाना पड़ेगा ताकि कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेकर जाएंगे, ओके, और ये स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस। स्ट्राइक करके इसको भी रिफ्लेक्ट होना है, रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरह से जाएगी। तो जब इस तरह से जाएगी तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से, ओके, यहाँ पर ये इस तरह से। तो ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ओके। ये था आपका, क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये नीचे सी मैंने लिख दिया था, मैंने अब इसको साइड पे कर दिया। अब यहाँ से ये इमेज की फॉर्मेशन हुई, ओके। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। ये सी दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने इसको साइड पे कर दिया एक्चुअली, ठीक है। मैं चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। लाइट इंसिडेंट, देन इट रिफ्लेक्ट्स, ऐसे ही ये इंसिडेंट रे है, इट रिफ्लेक्ट्स, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट कर रहे हैं, और जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है इमेज की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर खास बात क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा। क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन सी, ऑब्जेक्ट जो है सी के ऊपर है, ओके। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी यही है, ऑन सी या एट सी, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज देखिए क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज वही रियल। क्यों रियल, क्योंकि ए डैश बी डैश जो कि एक इमेज है वो भी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होगा तो वो रियल भी होगा, ये ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन्वर्टेड आर मिस हो गया, ठीक है जी। रियल, इन्वर्टेड एंड व्हाट, हियर इट इज ऑफ
same size. Here it is of same size. Okay, ठीक है जी. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ से आपने परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाया तो देखा कि जो ऑब्जेक्ट है ए बी और जो इमेज है ए डैश बी डैश, उसका बी और बी डैश कोइंसाइड कर रहा है ना, और दोनों का साइज भी सेम है, ऐसा भी आपने नोटिस किया. अब हम बात करते हैं केस 4 की. ठीक है जी. केस 4 आपने देखा पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर ऑन सी है, तो अब अगला क्या होगा? बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ. नाउ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन सी एंड एफ. आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, इमेज जो है पीछे की तरफ जा रहा है. पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो वो एफ पे था, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो जो इमेज था बिटवीन सी एंड एफ आ गया. अब ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर आया तो इमेज भी सी के ऊपर आ गया. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ. ऑब्जेक्ट जो है इट इज गोइंग टू बी बिटवीन सी एंड एफ. तो देखते हैं, ये मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस. अब ऑब्जेक्ट जो है इट इज बिटवीन सी एंड एफ. ओके, इट इज बिटवीन सी एंड एफ. ये सी है और ये एफ है. लाइट स्ट्राइक्स and reflects, and when it reflects it passes through what? Principal focus. और फिर आपने क्या करना है, इसको प्रोड्यूस कर लेना है ऐसे. मेरी लाइन सीधी नहीं होगी क्योंकि मैं रफ काम कर रहा हूँ, स्केच की तरह बना रहा हूँ. आपने डबलिंग नहीं करनी है, एक ही लाइन बनानी है और रिफ्लेक्ट इस तरह से. ठीक है जी, क्योंकि आपने स्केल का यूज़ करना है, शार्प पेंसिल का यूज़ करना है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, नाम है इसका ए बी. दूसरी रे, दो तरीके हैं इसको बनाने के. या तो आप प्रिंसिपल फोकस से करके तो आप रिफ्लेक्ट कर लो, या पी से आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एफ से कीजिए. ये इस तरह से रे ऑफ लाइट जाएगी. ओके जी, देखें आप, इसको आपको सीधे गुजारना है. ओके, ये इंसिडेंट रे हो गया. एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स. एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन? आप देखोगे रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे ये स्ट्राइक कर रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर ये पास कर रही है. तो अब आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो आप देखेंगे कि इमेज जो है ए डैश बी डैश, ये बियॉन्ड सी इसकी फॉर्मेशन हो रही है. तो ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड सी. तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हो गया? इट इज बियॉन्ड सी. ओके, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? नेचर ऑफ इमेज बताने की ज़रूरत नहीं है, वही है रियल, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है. और आपने एक ख़ास बात नोटिस की होगी, और वो ख़ास बात क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है और इमेज का साइज़ बड़ा है. तो हम लिखेंगे एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से इसका साइज़ जो है बड़ा है, एनलार्ज्ड. ठीक है जी, ये हो गया हमारा केस 4. ठीक है जी, इसमें क्या है आप नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे चौथे केस पे हम आ चुके हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, इमेज जो है पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है. ठीक है, अब अगला जो केस हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा. तो केस है 5. ठीक है, वही मिरर, कॉनकेव, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स. ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, ये है प्रिंसिपल फोकस आपका, और ये था पोल. ठीक है जी,
अब जो ऑब्जेक्ट है, पिछले केस में आपने सी और एफ के बीच में रखा था, अब आप एफ के ऊपर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑन एफ, ठीक है। सो लाइट स्ट्राइक्स and reflects, and definitely when it reflects it passes through F, ठीक है जी। light strikes and reflects and passes through F, ठीक है। ये हम जो स्टडी कर रहे हैं ये केस 5 है, ठीक है जी। और दूसरे केस, अब दूसरा तो हमको रे बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से लेकर अगर पैरेलल जाएंगे ना तो स्ट्राइक करके तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगी, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, आप हेड को पी के साथ जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट लीजिए और देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट होगी। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो आप बनाने जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये मीट नहीं करेगी, ठीक है। ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको मीट नहीं करेगी, मतलब लाइट आपने इस तरह से स्ट्राइक करनी है, ओके, देन इट रिफ्लेक्ट्स लाइक दिस, तो ये मीट नहीं करेगी। लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, ठीक है जी। तो आपने देखा कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, जब दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप लिखेंगे दे मीट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, ठीक है जी। एक बात, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, याद रखिए नीचे की तरफ मीट करने वाली है ना इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है जी। और बड़ी दूर जाकर मिलने वाले हैं तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये हाईली मैग्नीफाइड, ओके, ये हाईली मैग्नीफाइड हम कंसिडर करते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, that means at principal focus, the position of image is at infinity, okay, it is highly magnified, it is real and it is inverted too। ये कभी नहीं मिलने वाली हैं और इसलिए हम बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मिलती है, ठीक है। तो जितनी दूर जाकर मिलेंगी उतना बड़ा साइज होगा किसका, इमेज का, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है इमेज जो है दूर जाता जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है इमेज दूर जाता जा रहा है और इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये 5 केस जो आपने पढ़े इसमें आपने देखा कि पांचों केस रियल थे और इन्वर्टेड थे, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा था इमेज का साइज बढ़ता जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा पहले केस में, पहला केस जो था इन्फिनिटी पे था, इमेज हाईली डिमिनिश्ड था। दूसरा जो था ऑन सी था, तो इमेज जो थी वो पोजीशन थी उसकी सी और एफ के बीच में, और तब भी साइज ऑफ इमेज जो था वो स्मॉल था, ठीक है। जब सी पर आया तो पोजीशन ऑफ इमेज भी सी पर बना और साइज जो था वो इक्वल हुआ, और फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज जो था वो सी के बियॉन्ड बना था और वो एक एनलार्ज्ड फिगर थी। और जब फोकस के ऊपर यहाँ पर रखा तो आपने देखा इन्फिनिटी पे जाकर रेज मीट करेंगी, इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज भी इन्फिनिटी पर है, नेचर ऑफ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। अब तक के 5 केसेस में ये एक चीज़ कॉमन थी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन केस 5 ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं केस 5 क्या होगा। केस 5 ये आपका कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। अब एफ पर हो गया तो अब पी और एफ के बीच में होना चाहिए, तो ये है पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। नाउ
light strikes and passes through F, ठीक है, and it passes through F, ये इस तरह से light strikes, reflects and passes through F, ठीक है। तो दूसरा आप P पे ड्रॉ करेंगे and it reflects, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये तो भाई पैरेलल भी नहीं जा रहा है, ये तो बिल्कुल दूर जा रहे हैं, यानी कि ये कभी मिल नहीं सकते। तो आप इस केस में क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इनको, ऐसे, इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखिए सीधी प्रोड्यूस कीजिएगा। मैं फिर से अपने लिए बता दूं, मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूं, इसलिए कटिंग भी हो रही है, डबलिंग भी हो रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ये डॉटेड पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिएगा, इसको भी डॉटेड पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिएगा। ये पी मेरा जो है बेचारा कवर हो गया, तो कोई बात नहीं, मैंने एक नया पी बना लिया क्योंकि मैं रफ बना रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों रेज़ जो है जिनको आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया था, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करें। यहाँ से आपने नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। कोशिश कीजिएगा डॉटेड बनाने का, मैं डॉटेड नहीं बना रहा हूँ, आप डॉटेड बना लीजिएगा। और ये ए डैश और बी डैश, ठीक है जी, ठीक है। ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज है, क्या होगा बताइए, इट इज बिहाइंड द मिरर, ओके। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज के बारे में मैं बता दूं, ये पहला केस होगा जहां पर वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। बाकी 5 केसेस जो थे वो रियल और इन्वर्टेड थे। ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और हाँ ये भी मैग्नीफाइड होगा। उतना मैग्नीफाइड नहीं होगा जितना इस केस में था, लेकिन ये मैग्नीफाइड होगा। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कैसे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे रख के आपको इमेजेस मिलती हैं अलग अलग पोजीशन पर। फिर आपने ये देखा कि वो पोजीशन क्या होता है उन इमेजेस का, और उनका नेचर क्या होता है। हमने इस कनकेव मिरर के केस में एक चीज़ नोटिस की, पहले 5 केसेस जो थे उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेजेस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और जो लास्ट केस था उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन हुई। एक और केस हमने देखा कॉमन था, जो इसमें आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो था इन फिगर्स में आपने देखा, वो क्या था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो था वो पोल के करीब आते जा रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो इमेज है वो दूर जाता जा रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोल के पास आ रहा था और इमेज पोल से दूर जा रहा था। सिर्फ एक केस ये ऐसा है जहाँ पर ये पीछे की तरफ बना है, तो बाकी सब केस जो थे वो डिफरेंट थे। उनमें रियल और इन्वर्टेड इमेजेस की फॉर्मेशन हुई और साइज़ भी लगातार बढ़ता जा रहा था। और एक केस ऐसा था जहाँ पर सी के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा था और सी के ऊपर इमेज बनी थी, और वो सिर्फ एक केस ऐसा था जहाँ पर साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम था, ठीक है। और ये 6th केस था। 6th केस में आपने देखा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन हुई और ये भी मैग्नीफाइड था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, मैंने क्योंकि आपको कनकेव मिरर के बारे में बता दिया हुआ है, तो अब मैं आपको इसी में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये बेसिकली मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो मैंने बताना है वो तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में प्लेन मिरर के बारे में बताया था, फिर आपको कॉन्केव मिरर के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था। तो कभी कभी क्या होता है, आपको 3 मिरर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इन मिरर्स को टच किए बगैर बताइए कि कॉन्केव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस मिरर को आप टच करेंगे और आप देखेंगे वो प्लेन है तो वो प्लेन मिरर हो गया। जिसको आप टच करेंगे और वो अंदर की तरफ धंसता हुआ लगेगा आपको, तो आप बताएंगे कि भाई ये मिरर जो है ये कॉन्केव मिरर है। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है ना, यही होगा ना।
क्योंकि आपने देखा प्लेन मिरर ऐसे होता है, कॉनकेव मिरर तो ऐसे होगा, यानी कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है देखिए, और कॉन्वेक्स मिरर तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर और ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो बिना टच किए हुए क्या हम बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है? तो उसका आंसर है यस, ऐसा होता है। कैसे होता है? जब भी आप एक प्लेन मिरर को देखेंगे, यहां पर इमेज वर्चुअल होगी, याद रखिएगा, इसमें वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और सेम साइज होगा। ठीक है जी। जब कभी आप बात करते हैं एक प्लेन मिरर की, ये प्लेन मिरर है, ठीक है जी, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जब भी आप प्लेन मिरर की बात करते हैं, इमेज जो है वो क्या होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साइज जो है ना वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन जब आप कॉनकेव की बात करते हो ना, यहां पर तो वर्चुअल इमेज होगी। जब भी आप देखेंगे इमेज जो बन रही होगी ना वर्चुअल होगी, और क्या होगी? इरेक्ट होगी, लेकिन मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। कॉनकेव को देखकर कुछ याद आता है? ये कौन सा, किस केस में हुआ था? ये 6th केस में हुआ था। ओके, लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे ना आप, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा? इमेज तो वर्चुअल होगी, ये आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। इमेज तो वर्चुअल बननी है और इरेक्ट बननी है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात होती है, इसमें सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं, और साइज हमेशा क्या होता है? स्मॉलर साइज। ठीक है, यहां पर सेम साइज है, किसमें? प्लेन मिरर में। कॉनकेव मिरर में वो मैग्नीफाइड होता है, मतलब इनलार्ज्ड फिगर होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड। So we can distinguish 3 pieces of mirror. If you are given with a plane mirror, a concave mirror, a convex mirror, you can easily differentiate it without touching. टच करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले वो देख लेते हैं। टच करके प्लेन मिरर में पता लग जाएगा कि स्मूथ है, प्लेन है। कॉनकेव मिरर में ऐसे ये गहरा सा बना होता है, आप टच करोगे तो आपकी फिंगर अंदर की तरफ धंस जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये बाहर की तरफ उभार बना होता है। ठीक है ना, इट इज बल्ज्ड आउटसाइड, है ना। टच करके तो पता लग जाएगा। कोई अंधा होगा तो वो इस तरह से करेगा, ऐसे टच करेगा कि आप बोल दोगे कि भाई ये प्लेन मिरर है, तो बताओ कौन सा है, तो टच करके बताएगा भाई ये प्लेन है। आपने मिरर दिया होगा, आप वो टच करेगा, बताएगा प्लेन है। अगर उसकी फिंगर अंदर की तरफ जा रही होगी, जैसे ऐसे कर्व बन रहा होगा, तो वो बोलेगा, है ना, कर्व इस तरह से कर्व बनता होगा अगर, तो वो बोलेगा कि सर ये तो क्या है? कॉनकेव मिरर है। और अगर वो बाहर की तरफ उभार होगा तो वो बोलेगा सर ये तो कन्वेक्स मिरर है। लेकिन बिना टच किए हुए अगर आपको जानना हो कि कैसे देखना है, तो आपने देखना है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज्ड इमेज होती है। ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, वैसे वो नॉर्मल होता नहीं है, क्योंकि हमारा लेफ्ट वहाँ पर राइट होता है इमेज का, और हमारा राइट जो होता है वो इमेज का लेफ्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन वो मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, जब आप मिरर के पास आते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जैसे कि ये है, यानी कि पी और एफ के बीच में हमारी पोजीशन होती है, और हम इस तरह से वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप कॉन्वेक्स मिरर का केस लेते हो और आप पास आते हो, तो आप देखते हो कि वर्चुअल और इरेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन होती है, इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और साथ में इट इज स्मॉलर इन साइज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया ये स्फेरिकल मिरर्स की टाइप हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, फिर से रिपीट किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इनसे रिलेटेड। ठीक है जी, और इसके अलावा हमने पढ़ा 5 इमेजेस के बारे में, 6 इमेजेस के बारे में जो
6 डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स को रखने से बनती हैं। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है बिना टच किए हुए। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला टॉपिक जो है वो मैं ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैं बता चुका हूँ कि वो मिरर फॉर्मूला वगैरह वगैरह से रिलेटेड है, लीनियर मैग्निफिकेशन वगैरह से रिलेटेड है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और इसकी बात ऐसी है कि अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी कोई चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्फेरिकल मिरर्स अलग अलग तरह से यूज़ में आते हैं। कॉन्केव मिरर अलग तरह से यूज़ में लाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर अलग पर्पसेस के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।